22 सितंबर 2024 को इंडिया के जो बैंकिंग सिस्टम है उसने लिक्विडिटी सरप्लस से डेफिसिट की तरफ रुख किया। ये ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 6 महीने में। तो इसका मतलब क्या है लिक्विडिटी डेफिसिट में होने का, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे, बैंकिंग सिस्टम पे, और इसके लिए आरबीआई की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। तो ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करिए और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैंकिंग लिक्विडिटी का मतलब क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो सारा कैश का अमाउंट जो बैंकिंग सिस्टम में उपलब्ध होता है उनके डेली ऑपरेशंस, लोन्स और अदर एक्टिविटीज के लिए। अब अपने पास समझिए कि अगर आपके वॉलेट में 100 रुपए हैं जिससे आप अपना दिन भर का खर्चा चलाएंगे, जो भी आपको लग रहा है कि आपके खर्चे होंगे खाने में, पीने में, आने जाने में, तो वही आपका क्या है, समझिए लिक्विडिटी है। तो ऐसे ही बैंक की लिक्विडिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। लिक्विडिटी सरप्लस का मतलब क्या है, लेट्स से कि अगर आपका खर्च क्या है 80 रुपए है, आपको पता है कि लगभग 80 रुपए के आसपास मेरा खर्च होगा, और आपके अकाउंट में या आपके पॉकेट में पैसा कितना है, 100 रुपए है, तो इसको बोलेंगे लिक्विडिटी सरप्लस। मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसा है। और अगर आपको पता है आपका खर्च कितना है, 80 रुपए है, लेकिन आपके वॉलेट में केवल 70 रुपए हैं, तो इसे बोलेंगे क्या, डेफिसिट। और आपको पता है कि 80 रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे। अब जब आपको यह समझ में आता है कि अच्छा 80 रुपए खर्च होंगे लेकिन मेरे पास केवल 70 रुपए हैं पॉकेट में, तो आप इस 10 रुपए की पूर्ति कहां से करोगे? भाई किसी ना किसी से उधार मांगोगे, तभी तो पूर्ति होगी, क्योंकि खर्च तो तय है। तो इसी में जब लिक्विडिटी डेफिसिट होता है तो बैंक अपना इस खर्च को पूरा करने के लिए आरबीआई से हायर रेट पे बोरो करते हैं पैसा। और ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि ये एक तरीके से समझिए लिक्विडिटी जो है वो इफेक्ट करती है बहुत सारी चीजें, जैसे इंटरेस्ट रेट है। आप समझिए कि अगर बैंक जो है वो 100 रुपए लेकर के आ रहे हैं 5.5% के इंटरेस्ट रेट से, तो सिंपल सी बात है अगर वो इस 100 रुपए को किसी को लोन पे देंगे तो वो 5.5 नहीं बल्कि अपना स्प्रेड कुछ रखेंगे, उसके बाद आपको वो लोन पे देंगे। और ये रेट जितना ज्यादा हाई हो, 5.5 से अगर बैंक को ही 7% पे अगर लोन मिले, तो ऐसे में आपको मिलने वाला लोन उतना ही महंगा होगा। और ऐसे में जितना महंगा ये लोन होगा बैंक को मिलने वाला, बैंक उतना ही कम बोरो भी करेंगे। तो ये इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी और जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है सबको प्रभावित करता है। आरबीआई एक बैलेंस लेकर के चलता है, क्योंकि अगर बैंक की हम बात करें तो बैंक का सारा खेल ही इसी पे है, सारा कह सकते हैं जो कारोबार इसी पे है कि वो आपका हमारा जो पैसा है उसको आगे लोन पे चढ़ाता है। मान लीजिए बैंक में हमने 100 रुपए जमा किए और इस 100 रुपए पे कुछ वो रिजर्व में रखेगा बैंक, जो सीआरआर, एसएलआर वगैरह है उसको रखेगा। उसके बाद जो पैसा होगा हमें कहेगा कि हम आपको कस्टमर को मान लीजिए 4% दे रहे हैं सेविंग इंटरेस्ट का रेट। तो ऐसे में बाकी वो 9% पे जो है इस पैसे को आगे चढ़ाए, क्योंकि कुछ पैसा उसे रिजर्व में भी रखना पड़ेगा सीआरआर, एसएलआर के रूप में। तो जो 9% है और 5% ये 4% है, इसके बीच का जो स्प्रेड होगा 5%, वही बैंक की कमाई है। अब अगर बैंक को ये 100 रुपए उधार देने वाला कोई नहीं मिला, तब भी बैंक आपको 4% का ब्याज तो देगा ही देगा। तो इसीलिए बैंक कभी नहीं चाहेगा कि उसका 1 रुपए भी खाली पड़ा रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि जितना पैसा हमारे पास है मैं सबका सब चलाता रहूं। तो आरबीआई इसको बैलेंस करता है कि बहुत ज्यादा सरप्लस भी ना हो बैंक के पास और बहुत ऐसा लिक्विडिटी क्रंच ना हो। तो इसके लिए आरबीआई ये कहता है कि जो 1% है बैंक के टोटल डिपॉजिट का, या फिर जिसको हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एनडीटीएल का, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास होता है, उतना सरप्लस लेकर के आरबीआई चलता है कि ये बैंक के पास होना चाहिए। इसमें कमी आती है तभी देखने को मिलती है क्या, डेफिसिट। अगर हम बात करें ये जो अभी फिनोमेना हुआ है 22 सितंबर 2025 को, तो इसमें ये देखा गया कि जो लिक्विडिटी डेफिसिट है वो आया लगभग ₹31,987 करोड़ रुपीस का। और ये पिछले 6 महीने में ये पहली बार है, और इस फाइनेंशियल ईयर में वो पहली बार हो रहा है। मतलब ये फाइनेंशियल 25-26 चल रहा है, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है। जो पिछले साल ऐसा, मतलब जो पिछली बार ऐसा हुआ था वो था 28 मार्च 2025 को, जब डेफिसिट में आ गई थी लिक्विडिटी। उसके बाद से 6 महीने से लगातार सरप्लस में ही चल रहे थे, और जुलाई में तो ये सरप्लस 3.74 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गया था। फिर देखा गया कि 21 सितंबर को ये जो कह सकते हैं सरप्लस, ये कम होकर के 7,072 करोड़ के आसपास रहा, और 22 सितंबर को तो ये फिर नेगेटिव में चला गया। तो ये लिक्विडिटी जो है ये आरबीआई डेली मेजर करती है, मतलब हर दिन ये लिक्विड आज भी होगा तो आज भी मेजर करेगी, और उसके ऊपर ये चलती रहती है सारी कार्रवाई कि आज लिक्विडिटी कैसी, उसके लिए क्या एक्शन लेना है।
तो आरबीआई इसको मेजर करती है किससे? वेटेड एवरेज कॉल रेट से। कॉल रेट का मतलब होता है ओवरनाइट बेसिस पे इंटर बैंक जो लोन लिए जाते हैं। मान लीजिए ऐसे कि एसबीआई को थोड़े पैसा का क्रंच लग रहा है कि अच्छा एक रात के लिए उसको पैसे चाहिए, तो उसने पीएनबी से उधार मांग लिया एक रात के लिए, ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए। तो यही जो एक दिन का होता है इसको कॉल रेट कहते हैं। अगर ये 14 दिन का हो जाएगा तो इसको नोटिस मनी कहा जाता है। तो ये जो कॉल रेट होता है ये डिपेंड करता है कि भाई पीएनबी के पास अगर सरप्लस में पैसा है तभी तो एसबीआई को दे पाएगा। अगर पीएनबी के पास सरप्लस में पैसा कम है सरप्लस में लेकिन कम है, तो ऐसे केस में वो उसे हाई रेट पे देगा। और ये आरबीआई मेजर करता है कि कितना ज्यादा जा रहा है कॉल रेट, उसके आधार पे तय होता है लिक्विडिटी की कितनी डिमांड है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा इसका मतलब लिक्विडिटी की ज्यादा डिमांड है। अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो इसका मतलब लिक्विडिटी की कम डिमांड है। और ये जो कॉल रेट है आरबीआई इसको मेजर करता है किसके अंतर्गत? ये जो पॉलिसी कॉरिडोर होता है, मतलब ये जो एमएसएफ रेट होता है और जो एचडीएफ रेट होता है, इसके बीच ही आरबीआई कहता है कि कॉल रेट चलना चाहिए। अगर इससे नीचे गया मतलब एकदम लिक्विडिटी की कोई कमी ही नहीं है मार्केट में और इंटर बैंक लोन वगैरह भी बहुत कम रेट पे ले जा रहे हैं, और अगर एमएसएफ को पार कर रहा है इसका मतलब लिक्विडिटी की नीड है। और इस वजह से ये जो सीलिंग है या फिर कॉल रेट है ये एमएसएफ को टच कर रहा है या फिर उससे ऊपर निकल रहा है। हम बात करें अगर कि रीजन इसके क्या थे कि लिक्विडिटी का जो डेफिसिट आया क्यों, तो इसके कई सारे रीजन। पहली बात टैक्स आउटफ्लो हुआ कि जो मंथली जो जीएसटी वगैरह की पेमेंट्स होती हैं वो सब जाती हैं, और उसके साथ साथ सितंबर महीने में क्वार्टरली जो एडवांस टैक्सेस होते हैं वो भी देने पड़ते हैं, जिनके लिए मतलब ये लागू रहता है, तो वो सब भी जाते हैं। मतलब एक तरीके का टैक्स आउटफ्लो हुआ सितंबर महीने में। सितंबर महीने में आईटीआर वगैरह भी काफ़ी फाइल हुए, और उसमें जितना टैक्स दिया गया वो भी इसमें आ जाएगा। फिर टाइमिंग का फैक्टर भी है कि मट सितंबर का महीना है, तो इस समय थोड़ा जो अभी कह सकते हैं फेस्टिवल सीजन वगैरह भी चलते हैं, थोड़ा इस समय जो कैश है वो अवेलेबल कम रहता है। आरबीआई ने भी बहुत सारे फॉरेक्स ऑपरेशन चलाए हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रुपये की वैल्यू डॉलर की तुलना में नीचे जा रही है। तो ऐसे में आरबीआई जो है रुपये को स्टेबल करने के लिए डॉलर सेल करती है। तो ऐसे में जब इस तरीके का काम होता है तो जो बैंक में या फिर लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल होती है रुपये के रूप में, उसको आरबीआई एब्जॉर्व करती है, तो उसकी वजह से भी। और उसके अलावा जैसे भी जीएसटी का रेट कट वगैरह हुआ है तो जीएसटी कलेक्शन वगैरह भी कम हुआ होगा, और जो गवर्नमेंट की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो रूटीन चलती रहती हैं, ये सारी वजहों से सितंबर महीने में इस तरह का लिक्विडिटी क्रंच देखने को मिला है। मतलब बैंक के पास अगर पैसा आएगा नहीं तो बैंक की लिक्विडिटी मेंटेन कहाँ से होगी। हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखिए इसका इम्पैक्ट अगर बैंक के ऊपर देखा जाए तो बैंक को बस हायर बोरोइंग कॉस्ट लेनी पड़ेगी। मतलब जो पैसा उन्हें अगर कोई पर्सन जमा कर रहा है सेविंग बैंक अकाउंट में, तो वो उसे 3 से या 2.5 से 4% के बीच में ही देंगे। भाई इंटरेस्ट रेट इतने ही देंगे। भाई अगर वो जाएंगे आरबीआई से लेने के लिए तो उनको 5.5% का पड़ेगा, है ना। और अगर ये वेरिएबल रेपो रेट हुआ तो 5.5% से भी ज़्यादा पड़ सकता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए बैंक को हायर बोरोइंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। और ये आपको पता है अगर बैंक हायर लेगा तो अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो कस्टमर पे ट्रांसफर होगी ही होगी। अगर बात करें इकॉनमी पे तो टेम्परेरी टाइटनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा स्लो क्रेडिट ग्रोथ केवल कुछ समय के लिए ऐसा देखने को मिलेगा। और इससे होगा क्या, लिखा है कि इससे जो इन्फ्लेशन वगैरह की समस्या है, और आपको ये तो पता है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा तो आप कीमत बढ़ाएंगे, और लिक्विडिटी जितनी कम होगी इन्फ्लेशन उतना ही कम होगा। तो इससे ये करेंगे हो सकता है टेम्परेरी इन्फ्लेशन में भी कमी देखने को मिले। और आम आदमी के लिए अगर बात करें तो उनकी ईएमआई वगैरह में थोड़ा बहुत मार्जिनल एज अप हो सकता है। वैसे इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, इमीडिएट पैनिक की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, ये सिर्फ चंद दिनों की बात है लिक्विडिटी। और ये तो आपको पता है डेली मेजर होती है, और इसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो तुरंत शूट अप हो जाती है, मतलब बैंक सरप्लस में आ भी जाते हैं। और ये सब बहुत कम दिनों की बात है। सितंबर में इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐसा आउटफ्लो हुआ है, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है कुछ समय के बाद, क्योंकि बहुत सारे साधन होते हैं पैसे आने के भी। तो आरबीआई ने इसके लिए क्या किया, आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शंस चलाए, जो 2 ओवरनाइट ऑप्शंस चलाए, जिसमें लगभग रुपीज 1.4 लाख करोड़ रुपीस 23 सितंबर को ऑप्शन चलाए। मतलब बैंकों को लोन प्रोवाइड किया। अब बैंकों को अगर लोन प्रोवाइड किया मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिक्विडिटी का क्रंच आ रहा है बैंक को, उससे वो बैंक उबर पाए हैं। और इसकी वजह से जो ओवरनाइट रेट्स हैं, जो ट्राई पार्टी रेपो होते हैं, ट्राई पार्टी रेपो का मतलब ये समझिए, जैसे कॉल रेट वगैरह की बात करें, जैसे अगर मैं बैंक हूँ, मुझे लोन लेना है, किसी दूसरे बैंक से लोन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, एक न्यूट्रल आदमी को असाइन कर दूं कि मैं ये कहूंगा कि मैं ये कुछ सिक्योरिटीज अपनी जो है इस आदमी के पास रख रहा हूं। आप कहोगे कि अच्छा मैं अपना कुछ पैसा इस आदमी के पास रख रहा हूं, तो ये जो थर्ड पार्टी होगा
ये क्या करेगा कि अगर मुझे लोन की ज़रूरत है तो पैसा मुझे दे देगा और कहेगा कि इनके एवज की सिक्योरिटी मेरे पास है। जब मैं इसको पैसे लौटा दूंगा तो ये मुझे मेरी सिक्योरिटी दे देगा और इसको इसका पैसा मिल जाएगा और जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको प्राप्त होगा और इसकी जो फीस होगी वो मिलेगी। तो ये जो ट्राई पार्टी रेपो रेट है इसकी वजह से कम हो गया, जो कि शूट अप हो रहा था, एमएसएफ के पास जा रहा था, वो कम हो गया। और अगर लॉन्ग टर्म मेजर की बात करें तो अभी बॉन्ड मेच्योरिटीज जो है लगभग 72,000 करोड़ रुपए की इस वीक आनी है। और जो कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है कि सितंबर महीने से जो सीआरआर है उसमें कमी आ रही है धीरे धीरे करके, हर फोर्टनाइट पे 0.25% ऐसा कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से बैंक के पास लगभग 60,000 करोड़ रुपए 4 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो ये लिक्विडिटी की डेफिसिट है ये केवल चंद दिनों के लिए ही है, कुछ ऐसा इमीडिएट आउटफ्लो होने की वजह से ऐसा हुआ है, कोई बड़ी बात ऐसी नहीं है। बड़ी बात तब होती जब ये डेफिसिट लगातार बना रहेगा, तब ये बड़ी बात होती है कि बैंक के लिए ये चिंताजनक बात होगी, फिर उसके लिए अलग कदम उठाए जाते हैं। वैसे तो अभी लिक्विडिटी देखा जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रेपो रेट वगैरह भी धीरे धीरे कम हो रहा है, सीआरआर भी कट किया जा रहा है, तो लिक्विडिटी बैंक में बढ़ेगी ही। अब ये हुई बुरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझे, इसमें कुछ आपके टेक्निकल टर्म्स भी थे, मैंने अपनी तरफ से एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप जो है इसे लाइक जरूर करिए। इस तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।